हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल गुप्ता। मैं खुद उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में एक अधिकारी हूँ। आज मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य जो हमारे नए कंपटीटर हैं या पुराने कई वर्षों से कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, वो सामान्य अध्ययन की तैयारी को अपना कैसे गुणवत्तापूर्ण सुधार कर सकें, कैसे क्वालिटेटिव बना सकें। इस वीडियो को बनाने का मेरा प्रयास यही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन या जीएस में हमारा एक महत्वपूर्ण पोर्शन है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स या भारतीय शासन एवं राजनीति। देखिए, भारतीय शासन एवं राजनीति पर कई प्रकार की बुक्स मार्केट में है, कई तरह के मटेरियल हैं जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं। तो मैं ना तो यहाँ पर उन फैक्चुअल चीजों का डिस्कस करूंगा जिससे आपका समय व्यर्थ हो, जिसे आप बुक में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हों। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि वह चीजें जो कॉन्सेप्चुअल हैं उन्हें आप अपने टिप्स पर किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए फ्रेंड्स, आइए हम अपना पोर्शन शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, हम देखिए सबसे पहले जो कॉम्पिटिटर होते हैं, हम सबसे पहले इसमें गलती क्या करते हैं, हम यह नहीं जानते कि शब्दों का मतलब क्या है। जैसे अगर हम राजनीति की बात करें, आप न केवल देखते हैं कि राजनीति शब्द का प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र में होता है, आप अपने सामान्य दिनचर्या में भी राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं। राजनीति का मतलब क्या है, क्या अर्थ है इसका, जब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप सीधा सा अगर राजनीति का अर्थ समझें तो दो शब्दों को आप हमेशा ध्यान रखिए, संघर्ष और सहयोग, यानी कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। यानी जहां पर संघर्ष के साथ सहयोग हो वह क्रिया राजनीति है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी हम फर्म या किसी भी कंपनी या किसी भी वेंचर में काम करते हैं तो कहते हैं कि वह फला व्यक्ति राजनीति कर रहा है। तो राजनीति का मतलब चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र है, उसका तात्पर्य संघर्ष और सहयोग का एक साथ चलना ही राजनीति कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, हम ये समझ लेते हैं जब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना शुरू करते हैं तो हम डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है क्या, या राज्य से कैसे हम सरकार की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे चार्ट के माध्यम से अगर आप समझने का प्रयास करें तो समझे कि किसी भी सबसे पहले उत्पत्ति होती है राज्य, स्टेट। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट बॉडी है, सिंपल भाषा, अमूर्त। राज्य को जो प्रदर्शित करता है या डेमोन्स्ट्रेट करता है वो सरकार के माध्यम से राज्य प्रदर्शित होता है। यानी राज्य की चलायमान या मोशन बॉडी सरकार है। और बेहतर सरकार कैसे कार्य करे, बेहतर सरकार का कार्य करने के लिए कुछ नियमों और कानूनों का होना आवश्यक है। और नियमों और कानूनों की जहां तक बात है, सरकार को बेहतर चलाने के लिए, किसी भी राज्य को अपने को प्रदर्शित होने के लिए जो नियम और कानून है उन्हें बेहतर चलाने के लिए तीन प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। नियमों को बनाना, नियमों और कानूनों को बनाना, यानी मेकिंग ऑफ लॉज एंड रूल्स, उनको लागू करना, एग्जीक्यूट, और उन्हें इंटरप्रिटेट, व्याख्यायित करना। इसी से ही सरकार के तीन अंगों का विकास हुआ है। द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट इज, जो नियम और कानूनों को बनाती है, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, लागू करने वाली एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और किसी भी नियम और कानून को समझने या
व्याख्यायित करने में अगर कोई समस्या हो तो उसे व्याख्यायित करने के लिए न्यायपालिका। तो यहीं से सरकार के 3 अंगों का निर्माण होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी नियम कानून बनाने वाली, उसे लागू करने वाली और नियम और कानूनों को व्याख्यायित करने वाली। इसे आप याद करने के लिए जेल शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं। यानी सरकार को नियम और कानूनों को बनाना, लागू करना और व्याख्यायित करना, उसी के आधार पर हम सरकार के 3 अंगों का निर्माण होता है। यानी सरकार अपने 3 अंगों के माध्यम से चलती है। जो पहला अंग होता है उसका विधायिका, जो नियम और कानूनों को बनाता है, जिसे आप लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरा कार्यपालिका, जिसे आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तीसरा न्यायपालिका, जिसे आप जुडिशरी कहते हैं। इसे याद करने के लिए आप जेल का कॉन्सेप्ट जेल के नाम से याद कर सकते हैं, या बिकाना के नाम से भी याद कर सकते हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि किस प्रकार से हम इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को पढ़ने की शुरुआत करें। अब जहां तक सरकार के 3 अंगों की बात है, अब इसे ही अगर हम आगे लें, यानी राज्य का प्रकटीकरण सरकार के रूप में, और सरकार कैसे चलती है, नियमों और कानूनों से। और नियमों और कानूनों का संहिताबद्धकरण, कोडिफिकेशन, नियम। यानी हमने ये बताया कि सरकार बेहतर ढंग से एक नियम और कानूनों से चलती है, जिसके 3 अंग होते हैं, नियमों कानूनों को बनाना, उन्हें लागू करना और उन्हें व्याख्यायित करना। अब हम देखते हैं कि सरकार के जो नियम और कानून है, कोई भी सरकार के जो नियम और कानून है, उनको उनका संहिताबद्धकरण या संहिताबद्धीकरण नियमों कानूनों का पथ प्रदर्शक के रूप में ही किसी भी देश के संविधान का निर्माण होता है। यानी अगर हम संविधान को सिंपल भाषा में परिभाषित करें तो संविधान का तात्पर्य है किसी भी राज्य की सरकार को बेहतर ढंग से नियमों और कानूनों के माध्यम से चलाने के लिए जो नियम और कानूनों का पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक या संहिताबद्धीकरण होता है, वही संविधान कहलाता है। मैं समझता हूं कि संविधान शब्द को समझने में अब आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब भारतीय शासन और राजनीति की बात लेके चले हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि भारत के अंदर कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है। हम कई लोग पूरा इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स या भारतीय शासन एवं राजनीति पढ़ जाते हैं, लेकिन यह हमें स्पष्ट नहीं होता है कि हमारे देश में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। तो अगर हम इसकी बात करें, हमारे देश में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था काम कर रही है, तो आप उसको एक शब्द में अगर लिखने का प्रयास करें, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अगर शब्दों में पिरोने का प्रयास करें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत में कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, ये कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है। तो भारत में अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो भारत में संसदीय, संघात्मक, गणतांत्रिक
मंत्री है, अगर हम कहें से राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। यानी भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संसदीय, संघात्मक, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। इसे अगर याद करने की ट्रिक में बांधे, इस तरह से याद कर सकते हैं, संसार के संघ गणलोक की व्यवस्था, गणलोक की व्यवस्था। संसार के संघ भारत में कैसी व्यवस्था है, उसकी ट्रिक है संसार के संघ गणलोक की व्यवस्था। अब सबसे पहले भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने से पूर्व इन शब्दों का अगर आप अर्थ जान लें तो आप समझ लें कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का 20% पार्ट आपने लगभग समाप्त कर लिया। पहली सब टर्मिनोलॉजी की बात करें, संसद। यह देखिए, अपने जहन में जब भी इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेंगे, अपने जहन में ये आप हमेशा ये रखें कि हम सरकार के अंतर्गत इनकी बात कर रहे हैं, इन शब्दों की। तो अगर हम संसदीय शब्द को क्लियर करने या पार्लियामेंट्री संसदीय शब्द को क्लियर करने की बात करें तो संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है सरकार के जो अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक पालिका। संसदीय शासन व्यवस्था का अंतर्गत होता है विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। यानी विश्व में विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार की व्यवस्था अस्तित्व में आती है। पहली संसदीय व्यवस्था, दूसरी अध्यक्षीय व्यवस्था। यानी फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जहां विधायिका और कार्यपालिका में कोई संबंध नहीं होता, दोनों सेपरेट रूप से कार्य करती हैं, वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहलाती है। और जहां पे विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है वह संसदीय व्यवस्था कहलाती है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था कार्य करती है क्योंकि वहां विधायिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध का तात्पर्य क्या है? घनिष्ठ संबंध का तात्पर्य है कि कार्यपालिका का जन्म विधायिका से ही होता है, कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है। यानी जो भी हमारे कानून को लागू करने वाली संस्था है वो कानून बनाने वाली संस्था के भीतर से ही निकलती है। तो इसको कहते हैं हम संसदीय व्यवस्था। अब हम दूसरे शब्द की ओर चलें, संघात्मक, फेडरल सिस्टम। देखिए, जो संघात्मक शब्द होता है ये विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देशों के लिए प्रयोग होता है। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक देश है। उसमें कई तरह के भाषाई, जातिगत और कई तरह का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या रहती है। तो शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य में के आधार पर विश्व में दो प्रकार की व्यवस्था सामने आती है, एक एकात्मक व्यवस्था और दूसरी संघात्मक व्यवस्था। जहां शक्ति का विभाजन केवल एक ही जगह केंद्रित हो वो एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। जहां शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों में यानी केंद्र और इकाइयों में विभाजित होता है वह संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। आप भली भांति जानते हैं भारत में केंद्र सरकार कार्य करती है, सिंपल भाषा में एक प्रांतों की सरकार कार्य करती है। और शक्ति का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर आप देखते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। यानी यहां शक्ति का विभाजन केंद्र और
इकाइयों में यानी प्रांतों में होता है उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि भारत में आप देखते हैं कि शक्ति केंद्रों और प्रांतों में बटी हुई है। कुछ विषयों पर केंद्र को कानून बनाने की पावर है, कुछ विषय पर राज्य को कानून बनाने की पावर है, कुछ विषय पर दोनों को कानून बनाने की पावर है। तो केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन होना संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। तीसरा हमारा शब्द है गणतांत्रिक। गणतांत्रिक का तात्पर्य होता है, एक सिंपल भाषा में गणतांत्रिक का मतलब समझ लें कि किसी भी राज्य की सरकार का सर्वोच्च पद या किसी भी राज्य का सर्वोच्च पद निर्वाचित होना ही गणतांत्रिक कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं भारत के राज्य का सरकार का सर्वोच्च पद भारत के राष्ट्रपति का है और उसका निर्वाचन होता है, तो भारत के राज्य के सर्वोच्च पद का निर्वाचन होना ही रिपब्लिक या गणतांत्रिक कहलाता है। लोकतंत्रीय आप जानते हैं डेमोक्रेटिक, अगर हम शब्द को लें, देखिए इस शब्द को कुछ लोग बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल कहकर समाप्त कर देते हैं, लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में शब्द की बात करें तो लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि भारत में कोई भी राजनीतिक या शासकीय पद होता है, यानी सरकार के अंगों में या राज्य का कोई भी पद जनता द्वारा सीधा चुना जाना या जनता का प्रतिनिधित्व करना ही लोकतंत्र कहलाता है। तो भारत में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, संसदीय, संघात्मक, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था। यानी अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन में कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, तो आप सीधा कहेंगे पार्लियामेंट्री, फेडरल, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इज एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। मैं समझता हूं कि भारतीय शासन एवं राजनीति के अंतर्गत जब हम अपने जीएस में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स दो भागों में डिवाइड है। इसके अंतर्गत हम भारत का संविधान और भारत की राजनीतिक व्यवस्था, और जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका 20 से 25% जो हिस्सा है वो भारत के संविधान में ही कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम भारत का संविधान के विषय में बात करेंगे, भारत के संविधान के विषय को पढ़ने का शुरुआत करेंगे। नहीं बताऊंगा, एक बार वो रिपीट कर देते हैं कि भारतीय संविधान या किसी भी देश के संविधान का तात्पर्य है उसकी सरकार को चलाने के लिए जो नियमों और कानूनों का मार्गदर्शिका या संहिताबद्धीकरण होता है वही संविधान कहलाता है। और किसी भी संविधान का क्या मोटो है, क्या वह संविधान की क्या आत्मा है या संविधान उसका किस दिशा में जाएगा, उसके लिए प्रत्येक संविधान की शुरुआत उसकी प्रस्तावना से होती है। तो पहले भारतीय जब संविधान के समझने की बात करेंगे तो इसमें प्रीएम्बल या प्रस्तावना को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा पोर्शन है प्रस्तावना, प्रीएम्बल, जिसमें हमारे कई क्वेश्चन आते हैं और हम इसे मिस कर देते हैं, प्रस्तावना छोड़ देते हैं और सिटीजन्स ऑफ इंडिया से भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू कर देते हैं या आर्टिकल 1 और 2 से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले सबसे पहले जिसमें 7 या 8 क्वेश्चन या कह सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन तैयार होते हैं वो हमारी प्रस्तावना है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना को याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रस्तावना को तोड़ तोड़ के समझना है, क्योंकि हमारा यहाँ उद्देश्य है सामान्य अध्ययन की दृष्टि से अपने संविधान की क्वेश्चनों को तैयार करना। जैसे मैं तोड़ तोड़ के इसको ब्रेकअप करके ही हम इसको समझेंगे, उसका मतलब समझते चले जाएंगे। हम भारत के लोग, ये शब्द अपने आप में लोकतांत्रिक गणराज्य की
कल्पना को परिलक्षित करता है। यानी भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम भारत के लोग भारत को एक 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सोवेरियन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। यानी पहले इन शब्दों 5 शब्दों को तोड़ के देखें, इन शब्दों को समझने की आवश्यकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मैंने एक फार्मूला इसका बनाया याद करने के लिए, क्योंकि कभी कभी इन शब्दों का क्रम लगवाने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है। एसएससी और यूपीएससी में कई बार ये आया है कि प्रस्तावना में शब्द दे दिए गए हैं, इन्हें क्रम से लगाने के लिए आया है। तो इसका सिंपल फार्मूला है एसएसपी, देख लीजिएगा कायदे से एसएसपी डीएल, एसएसपी डीएल, यानी हमारा सिविल सेवा का जो उद्देश्य होता है एसएसपी का पद पाना होता है। तो एसएसपी में प्यारा है, एसएसपी डीएल करके से याद कर सकते हैं सिंपल वे में। यानी एस से मतलब सोवेरियन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पीस मैंने हिंदी में लिया है, पंथ निरपेक्ष, डी डेमोक्रेटिक जिसमें ई साइलेंट है, और आर रिपब्लिक। तो इन शब्दों का क्रम आप एसएसपी डीएल से याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब हम इनके अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य क्या है? यानी जो हमारा भारत देश होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, सोवरेन होगा, इसका मतलब क्लियर कर 2 शब्दों में समझिए। ऐसा देश जो आंतरिक रूप से एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से समझ सकते हैं। आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो, बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, वह देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। यानी भारत के संविधान में भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक रूप से, यानी अपने देश के अंदर जो भारत का सरकार निर्णय लेगी वो सर्वोच्च होगा। बाह्य रूप से अपने निर्णय लागू करने में, यानी अन्य देशों के साथ संबंध को बनाने में वह स्वतंत्र रूप से अपने संबंधों का विकास करेगी। यानी वह देश, भारत देश आंतरिक रूप से सर्वोच्च होगा, उसकी सरकार की सर्वोच्चता होगी। देश के अंदर उसके अतिरिक्त कोई अन्य सरकार अपनी सुपरमेसी नहीं चलाएगी, और बाह्य रूप से वो अपने संबंधों का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेगा। मैं समझता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलें समाजवादी। देखिए इस शब्द पे बड़ा विवाद है। कुछ लोग इस समाजवाद से तात्पर्य मार्क्स का समाजवाद ले लेते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट का समाजवाद ले देते हैं। लेकिन इसको समाजवादी शब्द आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इस शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। और इस शब्द का अगर हम तात्पर्य सीधा करें तो आप इतना समझ सकते हैं, देश के सभी संसाधनों तक सभी की पहुंच एवं न्यायपूर्ण बंटवारा। अर्थात
देश के सभी रिसोर्सेस सभी तक आसानी से पहुंचे हैं और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो जस्टिफाई हो। और दूसरा, अभेद मूलक व्यवस्था, यानी ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकारी व्यवस्था जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। यही हमारे देश के समाजवाद का उद्देश्य है। तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। देखिए, इसमें बड़ा ही विवाद का विषय है या बड़ा समझने का विषय है कि यहाँ पे धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अपने आप में बहुत ही बड़ी महत्ता है। देखिए, भारत में धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से है। धर्म ध्रा धातु से बना होता है प्राचीन परंपरा में हमारी, और ध्रय का मतलब होता है धारण, यानी जिस सत्कर्मों को, जिस सब कर्तव्य को हम धारण करते हैं वह धर्म कहलाता है। तो हमारे यहाँ धर्म निरपेक्ष से तात्पर्य अपने सदकर्मों या सब कर्तव्य से विमुख होना था। इसलिए हमारे जो राजनीतिक मनीषी थे उन्होंने धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग न करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका अर्थ बड़ा सामान्य से हम ले लेते हैं, एक लाइन में कह के खत्म कर देते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। ये एक इसका अधूरी व्याख्या है। पंथ निरपेक्ष का अगर भारत की हम बात करें तो पंथ निरपेक्षता का हमारा तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म, विश्वास और पंथ को मानने के लिए किसी भी व्यक्ति को ना तो बाध्य करेगा, ना ही अगर कोई व्यक्ति किसी पंथ या विश्वास को मानता है उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, अपितु उसमें सहयोग करेगा। ठीक है, ये पंथ निरपेक्ष। कभी कभी हमारे देश में क्रिटिक्स हो जाता है कि जब हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं तो क्यों हज सब्सिडी दे देते हैं। एक क्वेश्चन उठ जाता है, क्यों हम मंदिरों का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर ट्रस्ट की हमने स्थापना की हुई है। तो समझना होगा, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म या विश्वास को मानता है तो सरकार उस धर्म और विश्वास को मानने में सहयोग या सहायता कर सकता है। यह पंथ निरपेक्षता का हमारा वास्तविक अर्थ है। लोकतांत्रिक से आप भली भांति परिचित हैं कि सर्वोच्च पदों तक सभी की आसान पहुंच, प्रत्येक व्यक्ति की सर्वोच्च पदों तक पहुंच और जनता के प्रतिनिधि का चयन जनता के द्वारा किया जाना ही लोकतंत्र का अर्थ है। अंतिम शब्द गणराज्य, मैंने पहले भी इसे क्लियर कर दिया है। गणराज्य का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का सर्वोच्च पद या राज्य का सर्वोच्च पद निर्वाचित होगा भारत के राष्ट्रपति के रूप में। जब भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसको गणतंत्र कहते हैं या गणराज्य कहते हैं। अब आगे बढ़े हम। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, आगे चलते हैं, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो आप सार से याद कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की यहां बात की गई है। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार आया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, विश्वास,
अभिव्यक्ति धर्म एवं उपासना। फिर वही एक याद करने की इसे ट्रिक बनाए। विचार थॉट होता है, विश्वास आपका, ये थोड़ा सा एकदम से थोड़ा ब्लैक कर यार, यानी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय या कौन कौन से न्याय की बात की गई है। तो आप इसे याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक में भी याद कर सकते हैं। सार, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। पहली है विचार, अभिव्यक्ति, दूसरी, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। अर्थात थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, विश्वास, और जो नेक्स्ट है फेथ। धर्म को देखिए, ध्यान रखिए, हमारे धर्म के लिए फेथ शब्द का यूज इन्होंने किया है। और उपासना की हम बात करें तो वर्शिप। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। इसे याद करने का सिंपल फार्मूला याद कर लें। इसका टी लें, ई लें, बी लें, एक यहां से ले लें, इस तरह से टीवी फेयर वॉर। टी से थॉट, ई से एक्सप्रेशन, बी से बिलीफ, एफ ए ले लें, एफ ए आई ले लें, फेथ हो गया यहां से, और वर्शिप। यानी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टीवी नहीं, टैब फेयर वॉर की स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमें। यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप। पश्चात जो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की भी बात की गई है, जो है प्रतिष्ठा, स्टेटस, और अवसर, अपॉर्चुनिटी। इसे आप सोच से भी याद रख सकते हैं। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। और उसके बाद तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। ये हमारी तिथि जो है, इसका कई कई बार ये पूछ लेता है कि तिथि क्या थी। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, अर्थात मार्गशीर्ष का नवंबर महीना होता है और उस दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। तो 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। और
दो के बीच में 2 जीरो, 2006 विक्रमी, ये विक्रम संवत को शो कर रहा है। इसको आसानी से याद रखने के लिए आप इतना कह सकते हैं कि विक्रम संवत जो वर्तमान वर्ष होता है उसमें अगर आप 57 ईस्वी जोड़ दें तो विक्रम संवत निकल जाता है। तो 1949 में आप 57 जोड़ेंगे तो 2006 आ जाएगा। तो इसे याद करने का ये भी तरीका है, दो तरीके से याद करने के। 26 के बीच में 2 जीरो लगा दें या 1949 में 57 ईस्वी जोड़ दें तो 2006 विक्रमी अर्थात विक्रम संवत आ जाएगा। 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को 3 शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। यानी इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब है कि हम इसको अडोप्ट करते हैं, इंग्लिश में से अडोप्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिनियमित को इनेक्ट करते हैं। और जो आत्मार्पित शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ बताया गया है गिव टू अवर सेल्फ। यानी शुद्ध भाषा में समझे, अपनी आत्मा के अंदर इसे धारण कर। प्रस्तावना संबंधी या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जो आपको बताया है वो आप समझ पाए होंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जो भी हैं मुझे बताइए। मैं उसको जरूर आगे सुधार करूंगा, ये चीजें और आगे करूंगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।